हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 की नई भर्ती आ चुकी है और इसका फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुका है। 31 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक इसका फॉर्म फिलअप चलने वाला है। तो इसी फॉर्म फिलअप में यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में एक और शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना है। उसके बाद पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। यदि आप लोगों ने पिछले 5 सालों का पूरा पेपर तैयार कर लिया तो समझिए आपका 50 to 60% सवाल तैयार हो जाएगा, क्योंकि हर साल यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलता है जो आपका पिछला पेपर हुआ होता है। तो इस बार भी आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेगा जो लगभग 3 से 4 साल में पेपर हुआ है। तो आपके लिए हम लगातार इसलिए पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप लोग फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और लगातार आपके लिए हम क्यूज कराएंगे। एक तो देखिए सुबह 11 बजे कराएंगे और एक शाम 6 बजे। सबसे पहले हम पिछले 5 सालों का पूरा पेपर कराएंगे, उसके बाद नए सवाल पे आएंगे। ये जो आपका फॉर्म फिलअप चलेगा 30 जनवरी तक, तो इसी फॉर्म फिलअप तक आपका पूरे हम 5 सालों का पूरा पेपर करा देंगे, क्योंकि ज़्यादा शिफ्ट नहीं है। लगभग मान के चलिए कि 30 से 35 शिफ्ट में आपका पूरा पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अपनी तैयारी को देखते रहिए और किस टाइप के सवाल पूछे गए थे उसको भी चेक करते रहिएगा। इस तरह से आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की है और हमें किस तरह के सवालों को तैयार करना है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में एक और शिफ्ट का जो हम टॉप लेवल के 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका टारगेट 60 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और जो भाषा रहेगा वो आपका हिंदी में रहेगा। जैसे आपका पेपर होता है बिल्कुल वैसा ही पेपर प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में जो आपका टारगेट रहेगा उसको बताइएगा कि आप सभी का टारगेट कितना मिला, क्योंकि भाई आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों का जवाब देने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इस बार आपका माइनस मार्किंग हट चुका है। ध्यान रखिएगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा और इस 2 घंटे में आप सभी के बीच में 38 क्वेश्चन जीके का आएगा, 37 क्वेश्चन हिंदी का आएगा, 38 क्वेश्चन मैथ का आएगा और 37 क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा। पूरे 150 क्वेश्चन आपका पेपर रहेगा, पूरे 300 नंबर का। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। इस बार माइनस मार्किंग नहीं है, ये बात याद रखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप खुद से ट्राई करिएगा, अधिक से अधिक क्वेश्चनों का जवाब दीजिएगा, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? बताइए, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये 1914 में शुरू हुआ था। पहले का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो सुंदरबन है भारत का सबसे बड़ा वन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लेखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? तो ये बरसाना शहर मनाया जाता है लठमार होली। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया था? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया था? तो प्रयागराज जिले में खोला गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? बताइए, भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी कहलाते हैं भारत में जीएसटी के जनक के रूप में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? तो तीस्ता नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? बताइए, तो अनुच्छेद 19 है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को।
भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? तो सूरत शहर में होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल आवरण कितने प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितने प्रतिशत है? तो 21.05% है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? बताइए, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? तो भाई याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये साथी आपके 2024 का पूरा पेपर हो रहा है, ध्यान रखिएगा। लगातार 14 दिनों तक तो सबसे पहले 2024 का पूरा पेपर होगा। ये जो आपका 2024 में पेपर हुआ था वहीं का सारा क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे, ठीक है। तो बताइए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा था? सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो सदस्यों की सेवा करना होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस बार अपनी तैयारी ग्रुप में करना है। कम से कम 10,000 भाइयों को इस सीरीज में जोड़ना है, इस ग्रुप में जोड़ना है। इससे क्या होगा कि जो भी डाउट होगा अपनी तैयारी हम लोग साथ में करेंगे, जो दूसरे का डाउट होगा वो हम उसको काफ़ी अच्छे तरीके से सोल्यूशन करेंगे, हल करेंगे साथ में। इससे क्या होगा कि अपनी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए। क्लास जैसे अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया किस देश की राजधानी है? तो बुल्गारी देश की राजधानी है सोफिया। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 72 है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को। व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर कितने प्रतिशत की होती है? व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? बताइए कितने प्रतिशत की है? तो सबसे अधिक जो 28% की होती है यही है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो यह सुझाव लैंड स्टीनर ने दिया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। मानवाधिकार में दोनों शामिल है, तो बताइए मानवाधिकार में कौन दोनों शामिल होते हैं? एक तो अधिकार शामिल होता है, दूसरा दायित्व शामिल होता है। यानी सवाल का बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? पीएमजेडीवाई कब लॉन्च हुई थी? यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च हुई थी? किस वर्ष में और किस तारीख को लॉन्च हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। तो आप सभी को क्यूज करना है, ध्यान रखिएगा। आप सभी को सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देना है, उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखना है। आपको इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की। यदि आप सभी के पास रियल क्वेश्चन आएगा तो आप कितना सॉल्व कर सकते हैं। मान के चलिए तो भाई ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ही हो रहा है, क्योंकि 2024 का पेपर का सवाल है, तो इसलिए अधिक से अधिक क्वेश्चनों का जवाब खुद से ट्राई करिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है?
इनमें से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? पहले ये चेक करिए कि भारत देश के साथ कौन कौन भूमि साझा करता है। सबसे पहले बात करेंगे तो बांग्लादेश करता है भाई, चीन भी करता है, म्यांमार करता है। क्या आप बता सकते कि मालदीव करता है? नहीं करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है? अभी तक नहीं मिला, तो मनमोहन सिंह को नहीं मिला है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, भारत के प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? भारत के प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी? तो प्लासिक युद्ध के बाद से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 25 को, शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? बताइए। तो उच्च कार्बन उत्सर्जन है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को, सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए। सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म भी बनी चुकी है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी सदगति पुस्तक। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या होती है? श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या होती है? बताइए। तो रूपी होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 28 को, अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? बताइए। अफ्रीका में कितने देश मौजूद इस टाइम प्रेजेंट है? तो 54 देश प्रेजेंट है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि जैसे क्लास अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे, ठीक है, और आप लोग उसका क्यूज कर सके। तो भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? बताइए। भारत में जो ऑपरेशन ग्रीन हंट है वो क्या होता है? बताइए। तो नक्सल विरोधी अभियान है, ठीक है, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 को, WPI का पूर्ण रूप क्या है? यानी WPI का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है WPI का फुल फॉर्म। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 को, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? बताइए। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो इनमें से CRC है। CRC है। बी ऑप्शन राइट आंसर। CRC का मतलब होता है कि बाल अधिकार सम्मेलन होता है, ठीक है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने मनाया जाता है? तो नवंबर के महीने मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस पर नीति पर लागू होता है? बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? तो ध्यान रखिएगा, टोल कर नीति पर लागू होता है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, गलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? बताइए। गलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के ग्रह हैं भाई ये? बताइए। तो बृहस्पति के हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो कैलाश सत्यार्थी ने प्राप्त किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 को,
प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? जो प्रसिद्ध पुस्तक है द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये थॉमस हार्डी द्वारा लिखी गई है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? एलोरा किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है एलोरा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 39 को, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो साथियों आप सभी को यूपी जीके साथ में देखना है, क्योंकि भाई यूपी जीके का लगभग मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, तो इसलिए हम आपके लिए यूपी जीके पूरा टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसका शेड्यूल आपको हम बता देंगे। तो बताइए, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो भाई उत्तर प्रदेश का तो कथक हमें दिखाई दे रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल आप सभी से हम पूछते हैं, जैसे छऊ आपका कहाँ का है? छऊ आपका झारखंड का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक आपका यूपी का है, तो आपको बताना है ये भरतनाट्यम कहाँ का है। कमेंट सेक्शन बताइए, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। बताइए आप लोग कि भरतनाट्यम जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 को, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? बताइए, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो पूरे 500 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 को, रियल किस देश की मुद्रा है? बताइए, रियल किस देश की मुद्रा है? तो ब्राजील देश की मुद्रा है रियल। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 को, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? बताइए, तो लॉर्ड लिथगो था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 को, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारतीय संग्रहालय जो कि कोलकाता में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 को, चरण कमल बंद हरि राई में कौन सा अलंकार है? हिंदी के सवाल को हल करिए। चरण कमल बंद हरि राई, इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए, तो इसमें रूपक अलंकार है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 को, निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? जैसे नदी है, इंद्री है, गाय है, तो गज नहीं है भाई, गज तो हाथी संबंधित है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है? इनमें से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है? बताइए, तो जगाना एक है प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47, अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। तो बहुत शत्रु, ये आपका बिल्कुल सही अर्थ है भाई अमित अमित का। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 को, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा कारक है? तो हेतु हेतु मदक भूतकाल है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 को, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? बताइए, वो कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो इस समास को क्या नाम देंगे? कर्मधारय समास। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, जिसकी तुलना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा?
जिसकी तुलना न की जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अतुलनीय होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। ई ई उ उ किस प्रकार के स्वर हैं? बताइए। छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ा ऊ, किस प्रकार के स्वर हैं ये? तो भाई संवृत होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 को। गो शब्द का वचन पहचानिए। गो शब्द का वचन पहचानिए, इनमें से कौन सा है? एक वचन, बहुवचन? तो भाई सिंपल सा एक वचन है गो शब्द। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? अनुज की किताब मेज पर है, यानी कि आपको बताना है कौन सा कारक है। बताइए। आप सभी को पूरा 8 यदि कारक याद होगा तो बता सकते हैं कि किसका होता है, संबंध कारक का होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? बताइए इनमें से बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या होगा? मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा इनमें से? तो देवालय अश्वशाला हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, पर्वत और शिखर होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, पर्वत और स्थिर होगा। ध्यान रखिएगा, सॉरी, आपका अचल शब्द का जो समभिन्नार्थक होगा वो पर्वत और स्थिर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आकाश का इनमें से पर्यायवाची शब्द आप सभी को बताना है, क्या होता है? तो व्योम होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो भाई हेड का। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 को। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो भाई आलस्य एक तत्सम शब्द है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, तो आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में दिया गया है? तो यह कर्मवाच्य में दिया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, ये फाइनली आपका पूरे 60 क्वेश्चन तैयार हो चुका है, जो कि दूसरे शिफ्ट का पेपर है आज 25 अगस्त का 2024 का। तो बताइए दोस्त, आज के दूसरे क्यूज में आपका कितना स्कोर रहा 60 क्वेश्चन में से? तो उम्मीद करूंगा भाई 60 में से लगभग आपका, तो जो हमने 35 का टारगेट दिया था उसको तो आप 35 नहीं 45 का टारगेट दिया था उसको तो अचीव किया होगा लगभग। बहुत सारे स्टूडेंट का तो भाई 60 क्वेश्चन में से लगभग 55 से 56 सवाल सही होगा। कल जो हमने लगभग 75 क्वेश्चन कराया था बहुत सारे स्टूडेंट का 73 क्वेश्चन सही हो गया था। आज तो लगभग भाई 60 क्वेश्चन में से 55 प्लस तो हुआ होगा कई सारे स्टूडेंट का। तो साथियों, इसी तरह आपके लिए डेली क्यू जाएगा। पहले तो देखिए 1 महीने में पूरे में 5 साल का पूरा पेपर तैयार करना है। इसी तरह हम आपके लिए लगातार क्लास एक सुबह 11 बजे देंगे और एक शाम 6 बजे देंगे। अच्छी तरीके से आपको डेली क्लास करनी है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। डेली हम आपको याद दिलाते चलेंगे कि आपको फॉर्म भी फिलअप करना है। 30 जनवरी लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम को 6 बजे एक नए क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले फॉर्म को फिलअप करिए, पढ़ाई करते रहिए, अपनी रिवीजन करते रहिए, मेहनत करते रहिए। इस बार एक वर्दी अपने पक्की करनी भाई अपने सीने पर। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।